नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू श्याम क्लासेज। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो आज हम जो कक्षा 12 का 16वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, वो शुरू करने जा रहे हैं। और वो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। आज हम जो 16वां चैप्टर है कक्षा 12 का प्रोबेबिलिटी वो शुरू करेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितनी भी परिभाषाएं होती है, वो हम आज देखेंगे। और अगला जो वीडियो होगा हमारा, वहां से हम कक्षा 12 का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों आज की क्लास। तो सबसे पहले आ जाता है आपके प्रायिकता में महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहले है इसमें आपके प्रायिकता की प्रायिकता कहते किसे हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जब किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाए, यानी कोई घटना है मान लीजिए घटित हो रही है, उसको हम संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। जैसे एक सिक्का है, आपने एक बार उछाला तो उस पर भारत आएगा या पैसा आएगा, यानी हेड आएगा या टेल आएगा। उसको आप यदि संख्यात्मक रूप में दर्शा दें तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम प्रायिकता कहते हैं। अगली आपकी डेफिनेशन है वो है यादृच्छिक प्रयोग, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है मित्रों? एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो। जैसे आप एक सिक्का उछाल रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये नहीं पता आपको कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि हेड या टेल उनमें से कोई भी एक आ सकता है। पहले से ही ज्ञात हो तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके तो उसे क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालना, ये क्या है, एक यादृच्छिक प्रयोग है। अब आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो वो यादृच्छिक प्रयोग हो गया। एक पासे को फेंक रहे हैं तो वो भी क्या एक यादृच्छिक प्रयोग हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा अंक आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि 1 से 6 अंक है, उनमें से कोई एक अंक आने वाला है। या एक थैले में कुछ गेंदें रखी है, आप बिना देखे कोई गेंद निकालते हैं तो वो भी क्या एक यादृच्छिक प्रयोग है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली आपकी परिभाषा है अभिप्रयोग अथवा घटना, जिसे इंग्लिश में ट्रायल एंड इवेंट बोलते हैं। तो इसमें देखिए, किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग, मान लीजिए कोई भी आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोई सिक्का उछाल रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, जिसके कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, एक अभिप्रयोग कहलाता है। ठीक है, वो एक प्रयोग कहलाएगा आपका। ठीक है, इसके संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला तो वो आप प्रयोग हो गया, आपका एक प्रयोग किया आपने, और उस पर चित या पट आना क्या है, एक घटना है। ठीक है, ये हो गया आपका अभिप्रयोग एवं घटना। अब अगली डेफिनेशन है आपकी सरल घटना, जिसे बोलते हैं सिंपल इवेंट। तो देखिए सिंपल इवेंट क्या है, किसी प्रयोग में एक समय में केवल एक ही घटना घटित हो तो उसे सरल घटना कहते हैं। जैसे कुछ एक थैले में कुछ गेंदें रखी है, उनमें से एक गेंद निकालना सरल घटना है। जैसे कोई थैला दे रखा आपको, उसमें बहुत सारी गेंदें रखी हुई है, लाल है, ब्लू है, ब्लैक है, बहुत सारी गेंदें हैं, उनमें से कोई एक गेंद आप निकालते हैं तो वो एक आपकी सरल घटना। या आप किसी एक सिक्के को उछालते हैं, उस पे हेड या टेल आता है तो वो भी क्या है, आपकी एक सरल घटना है, उसको हम सिंपल इवेंट बोल सकते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो आपकी निश्चेष घटनाएं या कुल स्थितियां, जिसे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसकी बात करते हैं हम। तो निश्चेष घटनाएं या कुल स्थितियां जो है आपकी, उसमें देखिए किसी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की निश्चेष घटनाएं या कुल स्थितियां कहलाती है। जैसे एक पासे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 अंक आ सकता है। उसमें 6 जो है, मतलब 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। एक पासे को आप फेंकते हैं तो वो क्या है, उसकी कुल स्थितियां हैं, या उसे आप निश्चेष घटनाएं भी बोल सकते हैं। अगली आपकी डेफिनेशन है अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स। अनुकूल घटनाएं क्या होंगी? तो अनुकूल घटनाएं जैसे सीधा समझें आप, जैसे आपने एक सिक्का उछाला, जिसको 2 बार उछाल दिया मान लीजिए सिक्के को, तो उस पे मान लीजिए आपके पास, अब जैसे आपने सिक्के को 2 बार उछाला है तो कुल जो परिणाम होंगे वो तो आपको पता ही है, 4 होंगे, 2 की पावर 2 ऐसा होता है। तो 4 जो प्रयोग होंगे उसमें मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि कम से कम एक चित्त या कम से कम एक पट
उसकी प्रायिकता बताइए। तो वो जो प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, तो उसमें जो आप अनुकूल परिणाम लिखेंगे वो लिखेंगे कम से कम एक चित्त आने के लिए और कम से कम एक पट आने के लिए, तो वो आपके अनुकूल परिणाम होंगे। और जो टोटल होते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रायिकता में कि जो टोटल परिणाम होते हैं वो नीचे लिखते हैं और जो अनुकूल होते हैं वो स्थितियां ऊपर लिखते हैं, वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें देखिए, किसी प्रयोग में किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां, कोई भी घटना है उसकी जो अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या है, क्या है, उन परिणामों की संख्या है जिसमें वह घटना घटित होती है। मान लीजिए कोई प्रयोग कर रहे हैं और उसमें अनुकूल जो स्थितियां होंगी वो क्या होंगी, वो उन परिणामों की संख्या होगी जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग के परिणामों की वो संख्या होगी जिसमें वह घटना घटित होती है। जैसे 2 पासों को उछालने पर योग 5 होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे 1 4 2 3 4 1 3 2, तो 5 योग 5 हो जाए। जैसे पासे को आपने 2 बार फेंका तो उसमें आपके योग 5 कहाँ कहाँ होगा, 4 और 1 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो ये 4 आपकी अनुकूल स्थितियां हैं। अब जैसे टोटल की बात करेंगे तो पासे को 2 बार फेंकते ही 36 हो जाएंगे, 36, ठीक है। तो 36 में से योग 4 होने के जो परिणाम है वो क्या होंगे, 1 4 2 3 4 1 3 2, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 परिणाम हो गए आपके पास। तो ये क्या हो गए, आपकी अनुकूल घटनाएं हो गई। अब बात कर लेते हैं हम पूरक इवेंट्स की। तो मित्रों, पूरक घटनाएं क्या होती है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यदि ए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही है उसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तथा ए नहीं नए घटित होने की प्रायिकता है, और जब घटना घटित नहीं होती है उसको आप ए नहीं लिखते हैं, तब ए तथा ए नहीं पूरक घटनाएं कहलाती है। यानी ये दोनों ए तथा ए नहीं, जैसे एक घटना घटित होगी या नहीं होगी तो ये दोनों क्या हो गई, पूरक घटनाएं हो गई, ठीक है। और इनका योग कितना होता है, 1 होता है। और हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 1 से कम तथा 0 से अधिक होती है, यानी 0 और 1 के बीच में होता है प्रोबेबिलिटी का मान। कभी भी नेगेटिव तो आता है नहीं, न तो नेगेटिव आता है और न ही 1 से ज्यादा आता है, न ही 0 से कम आता है, यानी 1 और 0 के बीच में रहता है प्रोबेबिलिटी का मान। तो PA प्लस PA नहीं, यानी कि होने की प्रायिकता, कोई घटना घटित ए होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग कितना होता है, 1 होता है। या PA प्लस PA बार बराबर क्या लिख सकते हैं, 1, यानी PA बार भी लिख सकते हैं, ए नहीं को हम PA बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे है आपके मिश्र घटनाएं, कंपाउंड इवेंट्स। तो कंपाउंड इवेंट्स बोले तो नाम से ही पता चलता है, यानी कि कोई घटनाएं ऐसी होंगी जो साथ साथ घटित होंगी, या 2 से अधिक घटनाएं होंगी तो मिश्र घटनाएं होंगी। जैसे जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो तो वे मिश्र घटनाएं कहलाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, मिश्र घटनाएं कहेंगे। जैसे 2 थैलों में कुछ नीली तथा कुछ लाल गेंदें रखी है, किसी एक थैले का चयन कर उसमें से एक गेंद निकालना क्या है, एक मिश्र घटना है। जैसे 2 थैले दे रखे हैं, दोनों में आपके पास बॉल्स दिए हुए हैं कुछ, और आप क्या कर रहे हैं, एक गेंद निकाल रहे हैं किसी एक थैले का चयन करके, क्योंकि 2 थैलों में से एक का चयन कर और फिर चुने हुए थैले में से एक गेंद निकालना साथ साथ घटित होने की प्रायिकता नहीं है क्या, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिश्र घटनाएं कहेंगे। क्योंकि 2 या 2 से अधिक घटनाएं जब एक साथ क्या होती है, घटित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र घटनाएं कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली परिभाषा की ओर। तो हमारी अगली परिभाषा है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं वो देखिएगा, यदि किसी एक घटना के घटित होने या न होने का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने या न होने पर न पड़े। जैसे मान लीजिए यदि एक कोई घटना है घटित हो रही है, ठीक है, और एक घटना जैसे घटित नहीं हो रही है, तो शेष घटनाएं, जैसे एक घटना घटित हो रही है तो शेष घटनाओं जो घटित होंगी उन पर इसका प्रभाव न पड़े तो वे स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। जैसे एक सिक्के तथा एक पासे को साथ साथ उछालने पर, एक सिक्के और पासे को आपने साथ साथ उछाला तो सिक्के पर पट तथा पासे पर अंक 4 आना क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो क्या सिक्के वाली जो घटना थी, क्या उस पर इस पासे वाली घटना का कोई प्रभाव पड़ा, क्या नहीं ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हमें स्वतंत्र घटनाएं कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट से कहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो इनके बारे में हमारा जानना जरूरी है। तो पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वही समझते जाएंगे, और उसके बाद हम जो समप्रायिक घटनाएं यानी समप्रायिक इवेंट्स जो है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपका पहला टॉपिक शायद आएगा। तो अगली हमारी घटना आ जाती है आश्रित घटना, ठीक है। तो आश्रित घटना की बात करते हैं हम।
डिपेंडेंट इवेंट, इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड, यानी कि इसका प्रभाव पड़ता है। डिपेंड, ये डिपेंड है। दो या दो से अधिक घटनाएं इस प्रकार हो कि एक से एक के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर पड़ता हो तो उन्हें आश्रित घटनाएं कहते हैं। भाई एक घटना घटित हो रही है, उसका प्रभाव दूसरी कोई घटना है उस पर पड़े, उसका प्रभाव पड़े, तो वो आश्रित घटनाएं होंगी। जैसे देखिए, समझिएगा, ताश की एक गड्डी में से खींचे गए एक पत्ते का पान का पत्ता होना। अब ताश की एक गड्डी है, उसमें तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता खींचा, वो पान का पत्ता हुआ। या इसके बाद बिना इस पत्ते को गड्डी में मिलाए, मान लीजिए आपने इसको गड्डी में मिलाया नहीं और पुनः खींचे गए पत्ते का हुक्म का पत्ता, अब दूसरा जो पत्ता खींचा उस पत्ते को नहीं मिलाया आपने पान वाले को, फिर एक अन्य पत्ता खींचा तो वो आपको हुक्म का पत्ता प्राप्त हुआ। तो वो देखिए उस पर वो डिपेंड हुआ कि नहीं, मतलब आश्रित घटनाएं हुई कि नहीं, इसे बोलते हैं आश्रित घटनाएं। यानी एक घटना दूसरे के ऊपर, एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता हो तो वो आश्रित घटनाएं कहलाती है। अगला हमारा आ जाता है समप्रायिक घटनाएं। तो देखिएगा, इसको समझिए, समप्रायिक घटनाएं क्या होती है? जब किसी घटना ई के सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान होती है। समप्रायिक, देखो सम नाम से ही पता चलता है, सम बोले तो समान। जब किसी घटना ई के परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान होती है तो यह परिणाम समप्रायिक कहलाते हैं। ये सारे परिणाम क्या कहलाते हैं? समप्रायिक, यानी समान प्रकार से कहलाते हैं। तथा घटित घटना समप्रायिक होती है, और जो घटित होने वाली घटना होगी वो आपकी समप्रायिक घटना होगी, और जो परिणाम होंगे वो समप्रायिक परिणाम होंगे। जैसे किसी एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना, अथवा एक पासे की उछाल पर उस पर अंकित कोई एक अंक आना, तो ये क्या है? समप्रायिक घटनाएं हैं। तो भाई जैसे एक पासे को आप फेंकेंगे तो कोई ना कोई तो एक अंक आएगा ही, या किसी सिक्के को आप उछाल रहे हैं तो उस पर चित या पट आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी? समप्रायिक घटनाएं हो गई। इन्हें हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो आसान सी परिभाषाएं हैं, एक बार थोड़ा ऐसे है कि हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए आगे सुविधाजनक हो जाएगा। अगला है आपके अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, यानी म्यूचुअली और डिसजॉइंट इवेंट्स। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझिएगा। ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकें, अर्थात यदि एक घटना घटित हो तो शेष घटनाएं घटित न हो सके। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना परस्पर अपवर्जी है। जैसे कि फिर से समझिए इसको, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सके, मतलब ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित कभी हो ही नहीं सकती। अर्थात यदि एक घटना घटित हो रही है, मान लीजिए आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं, तो शेष घटनाएं घटित न हो सके। जैसे एक सिक्के को आप उछाल रहे हैं ना, तो उस पर चित या पट ही आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा, उनमें से ही कुछ आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि 5 अंक 5 आ गया, अंक 6 आ गया, तो चित या पट ही आएगा। तो वो क्या है? एक अपवर्जी घटना है। कौन सी घटना है? एक अपवर्जी घटना है। तो हम बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। तो नंबर 13 है आपके प्रतिदर्श बिंदु तथा प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श बिंदु और प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस। तो ये तो कक्षा 11 में आपने पढ़ाई था। शुरू में जब कक्षा 11 में प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं तो उसमें यही आता है सबसे पहला बिंदु, प्रतिदर्श समष्टि क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा अच्छे से दी हुई होती है। तो प्रतिदर्श समष्टि को समझने के लिए आराम से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके जो कुल परिणाम होते हैं उनको आप यदि मंदले कोष्टक में लिख दें तो वो क्या है? आपका प्रतिदर्श समष्टि है, और इसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी प्रयोग का परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। जैसे आपने एक सिक्के को 2 बार उछाल दिया तो उस पे जो 4 परिणाम आएंगे उनको अलग अलग लिख रहे हैं, तो वो जो परिणाम आ रहे हैं, जैसे ये है, देखिए यहाँ पे HH, ये एक प्रतिदर्श बिंदु है, ये एक प्रतिदर्श बिंदु है, ये प्रतिदर्श बिंदु है, ये भी एक प्रतिदर्श बिंदु है। यदि इन बिंदुओं को आप किस में लिखते हैं? एक मंझले कोष्टक में लिख दें, समुच्चय बना दें, इनका एक सेट बना दें, तो ये आपका प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। तो इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे 2 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श बिंदु HH, HT, TH, TT, यानी 2 की पावर 2 यानी 4 परिणाम हो गए। और S बराबर हम इसको मंझले कोष्टक यानी कि मंझले कोष्टक में यानी समुच्चय एक सेट के रूप में लिख दिया, तो ये हो गया आपका प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें आएंगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले आपके निश्चित घटना या संभव घटना बोल सकते हैं आप। निश्चित या संभव जो घटना है, श्योर या पॉसिबल इवेंट, उस घटना की जो प्रायिकता आती है वो हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। मतलब भाई कोई घटना घटित होगी तो अधिकतम जो प्रायिकता होगी वो तो हमेशा कितनी होती है? 1 ही होती है। और जो असंभव घटना है, मतलब जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, जैसे मान लीजिए आपने एक पासे को फेंका एक बार,
तो उस पे जो 1 से 6 अंक है, तो अंक 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। तो वो एक असंभव घटना होगी ना, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, शून्य होती है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नंबर 3 पॉइंट है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम तथा 1 से अधिक नहीं हो सकती। 1 से कभी अधिक नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। 0 और 1 के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है, यानी कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 1 और 0 के बीच में ही आपके पास आंसर मिलेगा। तो गणितीय परिभाषा में यदि इसको हम देखें तो 0 लेस देन इक्वल PE लेस देन इक्वल 1, यानी 0 और 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, न तो 1 से ज्यादा होगी न 0 से कम होगी। इसको हमने स्टार नाम दिया है। तो उपरोक्त स्टार प्रायिकता की क्या है, गणितीय परिभाषा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा बोलते हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम। आगे नंबर 4 जो पॉइंट है आपका वो देखिए, किसी घटना ई के नए घटित होने को PE बार से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही है तो उसको तो हम PE से लिखेंगे, और घटना घटित नए होने को यदि दर्शाएं तो PE बार से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और नंबर 5 पॉइंट है, किसी घटना ए के घटित होने तथा घटित न होने का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही है, कोई घटना ए है वो घटित हो रही है, यहाँ पे लिखा है मैंने, और प्लस घटना ए नहीं घटित हो रही है, यानी ये तो नहीं होने की प्रायिकता और ये घटना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और यदि यहाँ से आप घटना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 में से किसको घटा देंगे, PA बार को घटा देंगे, यानी 1 में से घटाएंगे घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता को, ठीक है। और तथा यदि PA बार निकालना है तो 1 में से PA को घटा देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से इसे लिखते हैं। तो कोई भी घटना घटित हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों का यदि योग देखें तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। जैसे एक निश्चित या संभव घटना है, हमने अभी पढ़ा था निश्चित या संभव घटना, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ये जो असंभव घटना पढ़ा था इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब दोनों का योग कीजिए आप, 1 प्लस 0 तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इस प्रकार से इनका योग क्या होता है, 1 ही होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले है, सबसे पहले है सिक्का, जिसे इंग्लिश में कॉइन बोलते हैं, ठीक है। सिक्के को क्या बोलते हैं, कॉइन बोलते हैं। अब सिक्के में देखिए 2 पहलू होते हैं। सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक भारत होता है, एक पैसा होता है। भारत जिसे H यानी शॉर्ट में H यानी चित कह सकते हो, इंग्लिश में हेड बोलते हैं, ठीक है। और पैसा जिसे T से लिखा है मैंने, यानी टेल लिखा है यहाँ पे, जिसको पट बोलते हैं। तो ये 2 पहलू होते हैं सिक्के के अंदर। यदि एक सिक्के को आप एक बार उछालते हैं तो संभव जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर में लिख देंगे उसको, 2 की पावर 1 यानी बराबर 2, H या T। तो किसी एक सिक्के को आप एक बार उछालेंगे ना, तो या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये एक परिणाम में होगा। और फिर नंबर 2, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। अब एक ही बात है, एक सिक्के को 2 बार उछाल दें आप, ये बात बोलो, या इसे ऐसे भी बोल सकते हो 2 सिक्कों को आप एक साथ उछाल दें। जैसे 2 सिक्के आपके दोनों हाथों में एक साथ उछाल रहे हैं, तब उतने ही परिणाम कुल आएंगे जितने कि आप एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त करते हैं। तो संभावित परिणाम 2 की पावर 2, यानी सिक्के को 2 बार उछाला तो घात 2 लगा दी, या एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो 2 की पावर 2 बराबर 4। तो ये हो गया HH, HT, TH और TT, ये हो गए आपके 4 परिणाम। अब यदि सिक्के 3 हैं आपके पास, या एक ही सिक्के को आप 3 बार उछाल रहे हैं, तो देखिए, तो यदि एक सिक्का जिसे आप 3 बार उछाला जाए, यानी हम एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, या 3 सिक्कों को जिन्हें एक साथ उछाला जाए, आज 3 सिक्के आप एक साथ उछाल दें, तब भी वो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तब परिणाम कितने आएंगे, कुल 8 परिणाम आएंगे। और उसे S इज इक्वल टू HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH और TTT, यह हो गए आपके 8 परिणाम। तो इनके लिखने का तरीका भी समझिए। पहले एक बार आप पहले H H H H लिख देंगे, ठीक है, H H H 4 बार लिख देंगे, फिर T T T T 4 बार लिखेंगे, फिर एक बार H, 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T लिखेंगे, फिर एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, एक बार H, एक बार T, और इस प्रकार से आप टोटल 8 परिणाम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे पासे की ओर, ठीक है। तो अगला आपका जो टॉपिक है वो है पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
डाइस, या डाई बोल सकते हो आप, इसे डाई भी बोल सकते हैं। तो डाइस जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पासा एक घन जैसा होता है। ये कैसा होता है? एक घन जैसा होता है। आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो में आपने पासा तो देखा ही होगा, किस प्रकार से होता है, वो घन जैसा होता है। पासा कैसा होता है? घन जैसा, जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, पृष्ठों पर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं, अंक लिखे हुए होते हैं ना। एक पासे को, अब वही बात जैसे वो सिक्के में की थी हमने, उसी में इसी प्रकार इसमें भी बातें करते हैं। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम, एक पासा है उसको आपने एक बार फेंक दिया तो संभावित परिणाम क्या होंगे? 6 की पावर 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 6। क्योंकि एक पासे को जब फेंकते हैं तो 1 से 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। अब यदि एक पासे को आप 2 बार फेंकते हैं, या इसको ऐसे बोलो कि 2 पासों को एक बार फेंकते हैं, ठीक है। एक पासे को आप 2 बार फेंकें या 2 पासों को एक बार फेंकें, तब भी संभावित परिणाम बराबर ही होंगे। तो 6 की पावर 2 यानी 6 × 6 कितने हो गए? 36 हो गए। तो इसको, इसके जो परिणाम है 36, वो इस प्रकार से लिख देंगे हम 1 1, यानी दोनों पासों पर 1 1 आ सकता है, दोनों पर पहले पे 1, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1, तीसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 1, चौथे पे दूसरे पे 4 आ सकता है। इस प्रकार से आते जाएंगे। तो इस प्रकार से अंत है 6 तक, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 36 परिणाम आपके हो जाएंगे। अब तीसरा, आपके एक पासे को 3 बार फेंकने, मतलब 3 बार फेंकिए आप एक पासे को, अथवा इसको इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि 3 पासों को आप एक बार फेंक दें तो परिणाम तो बराबर ही होंगे दोनों। ये दोनों बातें एक जैसी है, कैसे भी बोल दो इनको। एक पासे को 3 बार या 3 पासों को एक बार फेंक दें तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6 की पावर 3 यानी 216 होंगे। और वो इस प्रकार से 1 1 1, तीनों पे 1 1 आ सकता है, या पहले पे 1, दूसरे पे 1 और तीसरे पे 2 आ सकता है। और इस प्रकार से अंततः 6 6 6 आएंगे। तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 216 हो जाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला आपका पॉइंट है ताश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। खेलने वाले जो पत्ते होते हैं ना, उनको बोलते हैं ताश। अब इसमें जो कुल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, जिसमें 26 लाल होते हैं और 26 क्या होते हैं? काले होते हैं। 26 लाल और 26 काले, तो टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। अब 26 लाल में 13 तो पान के पत्ते और 13 किसके होते हैं? ईंट के, ठीक है। पान को इंग्लिश में हर्ट्स बोलते हैं, ईंट को डायमंड्स, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखे होंगे, बने हुए होते हैं ना, इस प्रकार से ये साइन होता है इसका, ठीक है। इस प्रकार से संकेत, ऐसा डायमंड का, ईंट का, और पान का ऐसा होता है, हुकुम का ऐसा होता है, और चिड़ी का ऐसा होता है। 26 काले पत्ते होते हैं, जिसमें हुकुम के 13 हो गए और चिड़ी के 13 हो गए। तो ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं। अब इसमें बात की जाए तस्वीर वाले पत्तों की, तो फेस कार्ड्स, यानी जिनमें चेहरा दिखाई देता है, चेहरा लगा हुआ होता है, जैसे बेगम, बादशाह है और गुलाम। तो इस प्रकार से ये टोटल पत्ते कितने होते हैं? 12, यानी 4 बादशाह, 4 ही तो किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं और 4 ही जैक होते हैं। और कुल मिला के ये सारे के सारे 12 पत्ते होते हैं। और इनको हम उच्च क्रम के पत्ते बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? उच्च क्रम के पत्ते, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। ये हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में देखा, कॉइन के बारे में, पासे के बारे में, ताश के बारे में हमने अध्ययन किया आज। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम शुरू करेंगे 12वीं क्लास का जो सबसे पहला आपका जो टॉपिक आएगा, वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक था, आप जरूर पढ़िएगा, एक बार इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम 12वीं का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे, और जल्दी आपकी प्रोबेबिलिटी 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो धन्यवाद मित्रों, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।